नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में समाज के सभी हिस्सों के लिए खजाना खोल दिया है। योगी सरकार के इस बजट में किसानों, महिलाओं, मजदूरों, छात्रों और उद्योग जगत के लिए बड़ी योजनाओं और राहतों का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में सरकार का 5वां व पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया। इस सत्र का कुल बजट 5,50,270 करोड़ का रहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यूपी सरकार का ये बजट कुल 5.50 लाख करोड़ का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में किसानों के मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेसवे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि यूपी का बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख का है। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। सीएम अभ्युदय योजना के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट मिलेंगे। वहीं छात्रों, महिलाओं और किसानों को आगे बढ़ने पर भी खास जोर दिया गया है। यूपी विधानसभा में आज पेश हुए 5वें पूर्ण बजट में किसान, युवा, महिलाएं, स्टूडेंट पर सरकार का खास फोकस रखा गया है। उनके लिए इस बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स को टैबलेट, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड की घोषणाएं की गई हैं। पूर्वांचल की योजना के लिए 300 करोड़ रुपए, स्कूलों में मिड डे मील के लिए 3,406 करोड़, निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़, वकीलों की मदद के लिए कॉपर्स फंड में 5 करोड़, युवा महिला मंगल दलों के लिए 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ के फंड से बनेगी ओपन जिम, मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1,137 करोड़ रुपए, अयोध्या में पर्यटन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़, गुरुकुल पद्धति से चलेंगे संस्कृत स्कूल, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य, रोड एक्सीडेंट में मरने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद, हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा, कुपोषण से निपटने के लिए कई योजनाएं, महिला श्रमिकों को बराबरी की मजदूरी दिलाने के लिए कमेटी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हर साल बजट को बढ़ाया जाता रहा है। योगी सरकार ने अपना पहला बजट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में पेश किया था, जो 3.84 लाख करोड़ का था। इसके बाद भी किसी पर भी बिना कोई टैक्स बढ़ाए 86,000 किसानों की 36,000 करोड़ों की कर्ज माफी और 7वें वेतन आयोग के तहत करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार का बजट सबसे बड़ा है। योगी सरकार ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। यूपी का बजट आने के बाद कानपुर और लखनऊ में न्यूज़ प्लस के संवाददाताओं ने वकील, शिक्षक और व्यापारियों से खास बात की है। क्या कह रहे हैं व्यापारी, वकील और शिक्षक, देखते हैं अपने इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना पहला पेपरलेस बजट और अपने कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया है। और अगर बात करें आदर्श व्यापार मंडल की, तो आदर्श व्यापार मंडल ने आज इस बजट को लाइव देखा है और इस बजट पर चर्चा भी की है। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज का जो बजट आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज प्रदेश सरकार के बजट का सजीव प्रसारण देखा और हम लोगों को आज के बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं। प्रदेश में इस समय ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी की आवश्यकता थी, लेकिन आज के बजट में उसके लिए कोई बात नहीं की गई। साथ ही साथ हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि कॉमर्शियल हाउस टैक्स
उसमें कमी की जाएगी, उसका भी आज कोई जिक्र नहीं हुआ। ना ही बिजली की दरों का कोई जिक्र हुआ, ना व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हुई। कुल मिला के व्यापारियों के दृष्टिकोण से आज का बजट निराशाजनक रहा प्रदेश सरकार का। जिन सेक्टर में उन्होंने काम करने की बात कही है, जैसे उन्होंने एक्सप्रेस वे की बात कही है, वो स्वागत योग्य है। छात्रों के लैपटॉप की बात कही है, वो स्वागत योग्य है। दिव्यांगों के लिए काम करने की बात कही है, वो स्वागत योग्य है। कुछ जिलों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाने की बात कही है, वो स्वागत योग्य है। लेकिन व्यापारियों के दृष्टिकोण से आज का बजट निराशाजनक रहा। सर, कई सेक्टरों पे काम करने की बात की गई, चाहे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जाए, चाहे छात्रवृत्ति योजना की बात की जाए, चाहे परियोजनाओं की बात की जाए। लगातार सरकार का ये कहना है कि हमने तमाम सेक्टरों में काम किया है। लेकिन आज का जो बजट था, क्या उम्मीदें भी लगाकर आप लोग रखे थे कि किस तरीके का बजट आएगा व्यापारी वर्ग के लिए? देखिए, हम लोग ये मान रहे थे कि योगी सरकार का ये आखिरी बजट था और 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में व्यापारियों को खुश करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो सहायता की है वो व्यापारियों ने की है। चाहे किसी को अनाज का वितरण हो, भोजन का वितरण हो, दवाई का वितरण हो। कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा जो समाज में काम करने वाला वर्ग है वो व्यापारी वर्ग है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों के लिए वो कोई विशेष योजना नहीं लाए हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इस पर लाती। लेकिन प्रदेश सरकार भी अपने बजट में व्यापारियों के लिए कुछ विशेष नहीं लाए, इससे हम लोगों को निराशा हुई। लगातार व्यापारी को ये कहना है कि जो बजट आया है उनके लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक है, क्योंकि वो जिस तरीके का सोच रहे थे उस तरीके का इस बजट में कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन परियोजनाओं में बात करने की सरकार ने बात कही है इस बजट में, उसको लेकर जो व्यापारी वर्ग है वो खासा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि योगी सरकार का जो अंतिम बजट होगा वो हर वर्ग के लिए होगा। लेकिन अगर पहला रिएक्शन लिया जाए व्यापारी वर्ग का, तो व्यापारी वर्ग साफ तौर पर इस बजट से असंतुष्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से बजट आज पेश हुआ है, तो बजट से क्या आपको उम्मीदें थी और किस तरीके का बजट आपको लगा? बजट खाली व्यापारियों के साथ नहीं दिया बजट ने, बाकी किसानों का साथ दिया, जनता और गरीब जनता का भी साथ दिया, लेकिन व्यापारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। कम से कम सरकार को चाहिए था थोड़ा व्यापारियों को भी ध्यान देना चाहिए था। हमारी ये उम्मीद थी कि हम लोग ये सोच रहे थे कि व्यापारियों को ध्यान देंगे, क्योंकि इस समय व्यापार नाम की चीज़ नहीं है बाज़ार में, और व्यापारियों को कुछ ख्याल भी नहीं किया गया। अब व्यापारियों के ऊपर टैक्स का भी दबाव है, इस वजह से थोड़ा व्यापारी परेशान है। क्या उम्मीदें थी वैसे? आपको क्या लगता है कि बजट में और क्या खास हो सकता था? व्यापारियों के लिए क्या आपकी मांगे थी, क्या हो सकती थी? बस यही था कि थोड़ा जीएसटी में थोड़ा छूट दे देते, थोड़ा उम्रदार लोगों के लिए भी छूट बढ़ा दी जाती, इससे उनको भी थोड़ा, क्योंकि बैंकों का भी ब्याज कम हो गया है, इससे जो उम्रदार जो टैक्स भर रहे हैं उनको भी आराम मिल जाती। उनको भी कोई आराम नहीं मिली, और बैंकों का कर्ज वो घट गया है, मतलब ब्याज दर घट गई है, इस वजह से थोड़ा व्यापारी परेशान है। सुलझाने का ये प्रयास किया है और ये एक सराहनीय कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं बजट में पेश करी गई हैं, और अधिवक्ताओं के लिए स्पेशली, जैसे कि हम लोगों ने बात भी की, उनका कहना है कि ये 20 करोड़ उन्होंने पेश किया है, लेकिन ये बड़ी बात है, लेकिन इस पर भी कई सारी चीज़ें और हैं जो अधिवक्ताओं के हित में की जा सकती थी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। उन्होंने कम से कम वकीलों के चैम्बरों की समस्या को समझा और 20 करोड़ रुपए दिए। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात थी, वकीलों की जनसंख्या को देखते हुए ये 20 करोड़ रुपया बहुत ही कम है। आज महंगाई का समय, इतने में कितने चैम्बर बन पाएंगे, जबकि हमारा लाखों अधिवक्ता बिना चैम्बर का है। दूसरी बात, हम लोगों की एक बड़ी पुरानी मांग आ रही है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की। वो योगी जी से हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा वो एक्ट लागू करें कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके सम्मान का जो कानून है वो जरूर लगावें। दूसरी बात, हमारे जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको 3 साल तक बेरोजगारी भत्ता के रूप में, चूंकि वो सीखते हैं, वो हम जैसे सीनियरों के हाथ की तरफ देखते हैं, हमारी जेब की तरफ देखते हैं, उनको भी स्वतंत्रता मिले। कम से कम 5,000 रुपये महीने उनको 3 साल तक दे दें। उसके बाद में वो सीख जाएंगे, जब वकालत करना सीख जाएंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है। और उनको किताबों की लाइब्रेरी के लिए मात्र 50-50 हज़ार रुपया पर नए बनने वाले वकील को ये और व्यवस्था कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि कम से कम उन्होंने पहली बार वकीलों के लिए कुछ सोचा, इसके लिए बधाई, धन्यवाद। आप किस तरीके से देखते हैं बजट आया है जो उसको? मैं निश्चित रूप से योगी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पहली सरकार है जिसने अपने बजट में कहीं भी अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचा।
और जैसा कि हमारे भाई ने वो बताया, यहाँ की जनसंख्या देखते हुए वाकई में ये बजट 20 करोड़ का कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों की 2 ही 3 मांगें बराबर रही हैं, जो इस चैनल के माध्यम से शायद मुख्यमंत्री तक हम पहुँचाने में सफल हो सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। दूसरी चीज़, हर एक अधिवक्ता के लिए हम लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं उनकी किसी भी तरीके की क्षति होने पे, तो उसको 10 लाख करने की हम लोगों ने मांग की थी, जो 20 करोड़ में इतने सारे अधिवक्ताओं के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस विषय पे भी गौर करें और नया अधिवक्ता जो भी आता है उसको चैम्बर की और बैठने की वास्तव में बड़ी कठिन समस्या रही है, जिसको इन्होंने सुलझाने का ये प्रयास किया है और ये एक सराहनीय कदम है। हम उसका स्वागत करते हैं। तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं बजट में पेश करी गई हैं और अधिवक्ताओं के लिए स्पेशली, जैसे कि हम लोगों ने बात भी की, उनका कहना है कि ये 20 करोड़ उन्होंने पेश किया है, लेकिन ये बड़ी बात है, लेकिन इस पे भी कई सारी चीज़ें और हैं जो अधिवक्ताओं के हित में की जा सकती थी। जिस तरीके से आज प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है उसको उस पर जानने के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए खजाना खोला है, अपने पिटारा को खोला है प्रदेश सरकार ने, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में एसएन सेन विद्यालय की प्राचार्य जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि स्टूडेंट के हित में कई सारी चीज़ें बोली गई हैं? तो जिस तरीके से जैसा कि आज बजट पेश हुआ है तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि कोरोना पीरियड में हमने ये सीखा सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, तो ऑनलाइन की वजह से बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे और घर में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि बच्चों जो है क्लासेस अटेंड कर सके। अगर सरकार ने बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि सब बच्चों को एक एक टैबलेट दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे देश में गरीब बच्चा बहुत है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टैबलेट ले सके। अगर उनको टैबलेट मिल गया तो वो और उनकी अच्छाइयों को कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई का साधन है बच्चे जानते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट या मोबाइल ना होने की वजह से उससे वो आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा ही सोचा कि बच्चों को अगर वो टैबलेट दे देंगी तो उससे बच्चे ऑनलाइन चीज़ें सीख पाएंगे, और जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, जो नई चीज़ें जो बच्चे केवल ऑफलाइन सीखते थे, वो इस इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ों को सीखकर उससे वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ और होना चाहिए था बच्चों के लिए, क्योंकि ड्रेसेस की भी बात की जाए तो कक्षा 8 से 8 तक का बच्चों को फ्री ड्रेसेस भी दे रही हैं, मिड डे मील के लिए भी योजनाएं आई हैं, तो किस तरीके से आपको कुछ और लगता है कि कुछ और होना चाहिए था बच्चों के लिए? और ये होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप तो बच्चों को मिलती ही है, लेकिन उस स्कॉलरशिप का बच्चे कभी कभी दुरुपयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि वो स्कॉलरशिप बाद में मिलती है, किताबों की उनको पहले ज़रूरत होती है। किसी ज़माने में बुक बैंक हुआ करते थे। हमारी समस्या, यदि बुक बैंक की व्यवस्था और हो, बच्चों को किताबें दी जाए तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते हैं। इंटरनेट भी हर घर में नहीं है, अगर मोबाइल मिल गया तो नेट नहीं है उनके यहाँ, उनको उसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो अगर बुक बैंक की भी उनको और सुविधा मिल जाए तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हर समय तो आप नेट पे नहीं पढ़ सकते ना, कुछ किताबें होंगी तो उससे उन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ने के उनको फ़ायदा मिलेगा। और प्लस सरकार ने इतना अच्छा करा है कि ड्रेस भी दे दी उनको मुफ्त में। जब ड्रेस मिल गई, यानी कि हर साधन सरकार ने जुटाए हैं, उससे अगर बच्चा लाभ उठाना चाहे तो ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सकता है। तो मैम का कहना है कि टैबलेट मिल रहा है, लेकिन टैबलेट के साथ में नेट की भी ज़रूरत होती है, और पेपरलेस जो बजट है आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किया गया है, जिस पर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। कई सारी बजट में कई सारी चीज़ें परियोजनाओं को लेकर के भी हैं, सड़क निर्माण को लेकर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो विद्यार्थियों को लेकर के इस बजट में किया गया है। आज हम आपको ले चलते हैं माँ काली के उस मंदिर के दर्शन कराने जहां पर 1921 से लगातार एक दिव्य ज्योति जल रही है, जहां पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त तेल, घी, आटा चढ़ाते हैं, जो प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित भी किया जाता है। कहाँ है यह मंदिर, देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में।
काली मंदिर सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर स्थित है। यह मंदिर मां काली को पूर्णतः समर्पित है, जो कि भगवान शिव की पत्नी देवी सती का अंश माना जाता है। मां डाट काली मंदिर को मनोकामना सिद्धपीठ व काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता डाट काली मंदिर सिद्धपीठों में से एक है। मां डाट काली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तथा देहरादून शहर में 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां डाट काली मंदिर का निर्माण 13 जून 1804 ईस्वी में किया गया था, जब वहां देहरादून सहारनपुर राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि मां काली अभियंता के सपने में आती थी, जिन्होंने मंदिर की स्थापना के लिए महंत सुखबीर गुसैन को देवी काली की प्रतिमा दी, जो आज भी घाटी के मंदिर में स्थापित है। इसे डाट काली मंदिर कहा जाता है। मां डाट काली मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो कि ये 1921 से लगातार जल रही है। यहाँ के आसपास के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं, इस मंदिर में पूजा के लिए मां डाट काली मंदिर में आते हैं। यहाँ मंदिर देहरादून सहारनपुर रोड के किनारे पर स्थित है, इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है मां काली का आशीर्वाद जरूर लेता है। और मंदिर में तेल, घी, आटा व अन्य वस्तु चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में एक बड़ा हॉल भी है, जहाँ पर लोग आराम करते हैं। इस मंदिर में भक्त दर्शनों के लिए आते रहते हैं, परंतु नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कभी कभी तो राजमार्ग को भी बंद करना पड़ता है। नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर यहाँ भंडारा भी किया जाता है, जहाँ लोग इसे माँ काली का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।